नमस्कार। आज हम भारतीय रेलवे की एक अहम भर्ती आरआरबी जूनियर इंजीनियर यानी जेई पर बात कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा फोकस थोड़ा अलग है। हम खास तौर पर ये देख रहे हैं कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें क्या है, क्या मौके हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और जानकारी है जो इसी पर केंद्रित है। तो आज हम इसी जानकारी को जरा खंगालेंगे, समझेंगे कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए योग्यता क्या है, डिप्लोमा का क्या स्टेटस है, उम्र और फीस में उन्हें क्या खास छूट मिलती है, और हाँ, सबसे जरूरी सैलरी और दूसरे फायदे क्या हैं इस पद पर। चलिए शुरू करते हैं फिर। जरूर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि बहुत से भूतपूर्व सैनिक अपनी सेवा के बाद एक, आप कह सकते हैं, स्थिर और सम्मानित करियर की तलाश में होते हैं। और रेलवे में जूनियर इंजीनियर का पद, हाँ, ये निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो देखते हैं हमारे पास जो जानकारी है वो क्या बारीकियां बताती है इसके बारे में। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल जो अक्सर मन में आता है और हमारे श्रोतों में भी है, जी, क्या इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं? कई बार लगता है कि शायद सिर्फ डिग्री ही चाहिए होती है। हाँ, ये सवाल बहुत आम है और स्रोत इस पर बिल्कुल साफ है। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, हाँ, वो पूरी तरह मान्य है। जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, आईटी, इनमें कम से कम 3 साल का डिप्लोमा ये जरूरी योग्यता है। तो मतलब डिप्लोमा वाले तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। लेकिन यहाँ एक और बात है, जो स्रोत बताते हैं बी या बीटेक वाले भी कर सकते हैं, ये तो ठीक है। पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या उनके वो मिलिट्री संस्थानों वाले डिप्लोमा चलेंगे? ये एक चिंता हो सकती है ना। हाँ, ये बिंदु बहुत जरूरी है और स्रोत ये साफ करते हैं कि अगर किसी भूतपूर्व सैनिक ने, मान लीजिए इंडियन नेवी, आर्मी या एयरफोर्स के किसी संस्थान से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया है या फिर कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो इंजीनियरिंग या डिप्लोमा के बराबर माना जाता हो, अच्छा, तो वो आरआरबी जेई भर्ती के लिए पूरी तरह से मान्य है। ये सिर्फ मान्यता नहीं है, एक तरह से उनके तकनीकी कौशल का सम्मान है, जिसे सिविल नौकरियों में माना जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात हुई। इसका मतलब जो सालों की मेहनत है, जो टेक्निकल नॉलेज उन्होंने सर्विस में ली, वो बेकार नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं, उन्हें फिर से शून्य से शुरू नहीं करना पड़ेगा। और ये चीज ये भी पक्का करती है कि उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनका जो हुनर है, वो देश के काम आ सके। रेलवे जैसे इतने बड़े संगठन में उनके लिए एक अच्छा ट्रांजिशन हो सकता है। तो हाँ, योग्यता के मामले में दरवाजे खुले हैं। ठीक है, तो योग्यता वाली बात तो साफ हो गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए खास है, फायदे और छूट। हमारे स्रोत दो मुख्य बातें बताते हैं, एक तो उम्र में छूट और दूसरा एप्लीकेशन फीस में रियायत। पहले उम्र वाले छूट की बात करते हैं, इसका क्या हिसाब है? उम्र में छूट का नियम काफी सीधा और मैं कहूंगा उदार है। स्रोत बताते हैं कि जो ऊपरी आयु सीमा होती है, उसमें छूट ऐसे मिलती है: जितने साल रक्षा सेवा में बिताए हैं वो साल, और उसमें 3 साल और जोड़ दीजिए। बस इतनी कुल छूट उन्हें मिल जाती है। अच्छा, यानी जितने साल सर्विस की प्लस 3 साल और। जैसे मान लीजिए किसी ने 15 साल सर्विस की है, तो उसे 15 जमा 3 यानी 18 साल की छूट मिलेगी। हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। अगर हम सामान्य आयु सीमा देखें, जो इन स्रोतों में 18 से 33 साल बताई गई है, तो 15 साल सेवा वाले उम्मीदवार के लिए ऊपरी आयु सीमा 33 प्लस 18 यानी 51 साल तक भी हो सकती है। बेशक बाकी शर्तें भी पूरी करनी होंगी, पर हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ी छूट है। सच में 51 साल तक? ये तो सामान्य सरकारी नौकरियों की जो अपर एज लिमिट होती है, उससे कहीं ज्यादा है। इसका तो मतलब हुआ कि उम्र शायद ही किसी अनुभवी भूतपूर्व सैनिक के रास्ते में आएगी। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, इसके पीछे एक सोच है, एक तरीका है उन अनुभवी लोगों को रेलवे में लाने का जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा देश सेवा में दिया है। उनका अनुशासन, उनका तजुर्बा, प्रेशर में काम करने की उनकी काबिलियत, ये सब रेलवे के लिए बहुत कीमती हो सकता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक रियायत नहीं, एक नीति है। अच्छा, अब दूसरे फायदे पे आते हैं, एप्लीकेशन फीस में छूट। इसमें क्या है? यहाँ भी अच्छी खबर है जी। स्रोत बताते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क में या तो रियायत मिलती है या फिर फीस वापस हो जाती है, मतलब रिफंड। और दिलचस्प बात यह है कि जो हाल की आरआरबी नोटिफिकेशंस आई थीं, उनमें भूतपूर्व सैनिकों को पूरी फीस वापसी वाली श्रेणी में रखा गया था। पूरी फीस वापस? हाँ, मतलब वो अप्लाई करते समय फीस भरते हैं, लेकिन अगर वो परीक्षा में बैठते हैं तो उन्हें पूरी फीस वापस मिल जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब अप्लाई करने में कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये एक अहम कदम है। ये दिखाता है कि कोशिश है कि भर्ती प्रक्रिया उनके लिए आसान से आसान बनाई जाए।
कई बार रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिति थोड़ी आप कह सकते हैं डामाडोल हो सकती है, तो ऐसे में फीस माफी या वापसी एक बड़ी राहत है। सही बात है। ये उन्हें बिना झिझक अप्लाई करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, सिस्टम की तरफ से एक तरह का स्वागत भी है। तो हमने देखा योग्यता साफ है और उम्र और फीस में भी काफी महत्वपूर्ण रियायतें मिल रही हैं। इससे तो यही लगता है कि ज्यादातर इच्छुक भूतपूर्व सैनिक जो शुरुआती शर्तें हैं उन्हें आसानी से पार कर सकते हैं। निश्चित रूप से वो जो उम्र सीमा है 18 से 33 साल सामान्य वाली, वो खास छूट के कारण सर्विस के साल प्लस 3 साल उनके लिए ज्यादातर एक फॉर्मेलिटी ही रह जाती है। और फीस वापसी से आवेदन करना और आसान हो जाता है। ये सब मिलकर उनके लिए रेलवे में करियर का रास्ता आसान बनाते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार शायद सबको रहता है, पैसा यानी वेतन। जूनियर इंजीनियर के पद पर रेलवे में सैलरी कितनी मिलती है? आखिर अच्छी नौकरी में आर्थिक सुरक्षा भी तो जरूरी है। स्रोत क्या कहते हैं इस पर? हाँ, वेतन की बात करें तो स्रोत काफी स्पष्ट जानकारी देते हैं। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 7th CPC के पे लेवल 6 में आता है। और इसका जो मूल वेतन है, बेसिक पे, वो 35,400 रुपये प्रति माह तय है। 35,400 रुपये मूल वेतन। अच्छा, पे लेवल 6 के हिसाब से ये कैसा माना जाता है? क्या ये एक अच्छी शुरुआत है? हाँ, पे लेवल 6 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक काफी सम्मानजनक शुरुआती लेवल माना जाता है, खासकर जूनियर इंजीनियर जैसी तकनीकी भूमिका के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ बेसिक पे है। असली वेतन जो हाथ में आता है, इनहैंस सैलरी जिसे कहते हैं, वो भत्ते जुड़ने के बाद बनता है। अच्छा, तो भत्तों का क्या हिसाब है? स्रोत बताते हैं कि भत्ते वगैरह जोड़कर इन हैंड सैलरी करीब 40,000 से 55,000 रुपए महीने तक हो सकती है। ये रेंज तो काफी बड़ी है। 15,000 रुपए का फर्क, ये कैसे? हाँ, ये रेंज इसलिए है क्योंकि जो टोटल सैलरी है वो कई चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहला तो है महंगाई भत्ता यानी DA, जो सरकार समय समय पर बढ़ाती है, और ये बेसिक पे का एक परसेंटेज होता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है मकान किराया भत्ता यानी HRA। अब HRA इस बात पर निर्भर करता है कि पोस्टिंग किस शहर में है। बड़े शहरों में, जैसे मेट्रो सिटीज हैं जिन्हें X क्लास सिटी कहते हैं, वहाँ HRA ज्यादा होता है। छोटे शहरों Y क्लास में उससे कम, और कस्बों या गांवों Z क्लास में सबसे कम। इनके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे और भी भत्ते होते हैं। समझ गए। तो अगर किसी की पोस्टिंग मुंबई या दिल्ली जैसे शहर में हो तो HRA ज्यादा होने से सैलरी रेंज के ऊपर वाले हिस्से में होंगी, करीब 55,000 के आसपास। और अगर किसी छोटी जगह पोस्टिंग हुई तो वो रेंज के निचले हिस्से यानी 40,000 के करीब हो सकती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि 40,000 से 55,000 रुपये महीने की ये रेंज एक जूनियर इंजीनियर के पद के लिए, खासकर करियर की शुरुआत में, एक बहुत ही आकर्षक पैकेज है। ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देता, बल्कि भारतीय रेल में जैसे देश के सबसे बड़े संस्थानों में से एक के साथ काम करने का गौरव और सुरक्षा भी देता है। ये वेतन सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक सुरक्षित और सम्मानजनक जिंदगी का आधार है। और बात सिर्फ सैलरी और अलाउंस तक ही नहीं है। रेलवे की नौकरी के साथ कुछ और फायदे भी होते हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है, जैसे रेलवे पास, मेडिकल सुविधाएं वगैरह। इनका क्या महत्व है? ये जो अतिरिक्त लाभ हैं, ये असल में पैकेज को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं। इन्हें हम पर्क्स कह देते हैं, लेकिन इनका असर काफी गहरा हो सकता है। पहला, जैसे आपने कहा, रेलवे पास। रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को पूरे भारत में मुफ्त या बहुत कम रेट पर रेल यात्रा की सुविधा मिलती है। अच्छा, परिवार के साथ मुफ्त यात्रा। दूसरा, चिकित्सा सुविधाएं। रेलवे के अपने अस्पताल और हेल्थ सेंटर होते हैं जहां कर्मचारियों और उनके डिपेंडेंट्स को मुफ्त या बहुत कम खर्चे पर इलाज मिलता है, और जरूरत पड़ने पर बाहर के अस्पतालों में इलाज के लिए भी रियम्बर्समेंट का सिस्टम होता है। ये हेल्थ सिक्योरिटी का एक बहुत मजबूत कवर है। ये दोनों ही फायदे तो बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, खासकर उन भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए जिन्होंने शायद सर्विस के दौरान लगातार तबादले और दूर रहने की अनिश्चितता झेली हो। एक जगह स्थिर नौकरी, अच्छी तनख्वाह और साथ में यात्रा और स्वास्थ्य की चिंताएं कम होना, ये वाकई जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये सिर्फ पैसों का फायदा नहीं है, ये मानसिक शांति और पारिवारिक स्थिरता में भी मदद करता है। इसके अलावा स्रोत प्रमोशन के मौकों का भी जिक्र करते हैं। जूनियर इंजीनियर से शुरू करके तजुर्बे और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के जरिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSC और उससे भी आगे के पदों तक पहुंचने के मौके रहते हैं।
तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक पूरा करियर पाथ है जिसमें आगे बढ़ने के अवसर हैं। तो मतलब ये एक लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन भी है जहां ग्रोथ के रास्ते खुले हैं, ये जानना भी जरूरी है। निश्चित रूप से। तो अगर हम सब कुछ मिलाकर देखें, वेतन, भत्ते, रेलवे पास, मेडिकल सुविधाएं,